Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss DSSB PGT Physics questions that the exam that was held on in 2018 and इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ DSSB PGT फिजिक्स एग्ज़ाम. उसमें 1 to 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. इसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो ये क्वेश्चंस जहाँ से मैंने लिए हैं थोड़े क्लियर नहीं है, तो मैं बोल के एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर रही हूँ, तो आप साथ साथ अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज अ मैन रोज अ सर्टेन डिस्टेंस डायरेक्टली अक्रॉस अ रिवर एंड डाउन स्ट्रीम इन टाइम ए एंड बी सेकेंड रिस्पेक्टिवली. मतलब वो जब डायरेक्टली जा रहा है तो वो ए सेकेंड टाइम ले रहा है, और जब वो डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो वो बी सेकेंड टाइम ले रहा है. इफ़ द मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एंड रिवर फ्लोस एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. रिवर के फ्लो का रेट 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और जो मैन की दी हुई है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. फाइंड ए रेशो बी. ए रेशो बी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो देखो, एक वेलोसिटी हमें 10 दी हुई है जिससे मैन जा रहा है, जिससे रिवर फ्लो हो रही है, वो वेलोसिटी हमें 4 दी हुई है. तो इसके लिए फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशो बी. टाइम का रेशियो निकालना है T1, क्योंकि ए और बी क्या है, ए सेकेंड क्या है जिसमें मैन डायरेक्ट जा रहा था वो टाइम है, और बी सेकेंड वो टाइम है जो उसने डाउन स्ट्रीम आने के लिए लिया, ठीक है. तो टाइम की रेशियो है, और ये हमने +1 में रिलेटिव वेलोसिटी का जब कंसेप्ट होता था वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता था v प्लस यू डिवाइड बाय v माइनस यू, ठीक है. तो इससे हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, v हमारे पास वेलोसिटी 10 दी हुई है और u हमारे पास 4 दिया हुआ है. तो 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 10 माइनस 4, इट वुड बी √14 बाय 6, एंड इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, तो √7/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है. तो एक बार मैन डायरेक्ट जा रहा है, एक बार मैन डाउन स्ट्रीम जा रहा है. दोनों टाइम में वो दोनों केस में वो टाइम कितना ले रहा है, ए सेकेंड और बी सेकेंड, उसकी रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट, और उसकी वेलोसिटी स्टिल वाटर में दी हुई है. तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैरेड इंटू ओम इज इक्विवेलेंट टू. तो फैरेड इंटू ओम, देखो फैरेड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है. फैरेड को मैं कैपेसिटेंस लिख सकती हूँ. ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो आर लिख सकते हैं. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्यू बाय वी लिख सकते हैं. क्यू जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, सी वी होता है, तो सी को हम क्यू बाई वी लिख सकते हैं. ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर. तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आई. तो यहाँ से V से V कैंसल होगा और हमारे पास आएगा Q बाय आई, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय आई. आई से आई कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है किसके इक्वल आ रहा है, T के इक्वल. तो यहाँ पे हमने इन दोनों की यूनिट यूज़ की हुई है. T की यूनिट क्या आएगी, सेकेंड, ठीक है. तो फैरेड इंटू ओम, अगर इसकी फैरेड है इसकी ओम है, तो टाइम की यूनिट क्या आ रही है, सेकेंड आ रही है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सेकेंड के. तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हेयर. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 40 kg. ध्यान से समझना क्वेश्चन को. एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास क्या गिवन है हमें, 40 kg, ठीक है. मास हमें गिवन है 40 kg प्रोजेक्टाइल का. इज शूट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं बोल बोल के बता रही हूँ इसलिए, तो इसको नोट करते रहना साथ साथ. एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास 40 kg है. इज शूट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम ऊपर को शूट कर रहे हैं वर्टिकली अबव. उस प्रोजेक्टाइल का मास हमें 40 kg गिवन है, और उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड देके ऊपर को थ्रो किया है. आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट, ठीक है. ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, 5 सेकेंड बाद क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी
80 थी तो हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे उसकी, यहाँ पे u वेलोसिटी थी तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 5 सेकंड के बाद निकाल लेंगे, v वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, वो एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लोड हो रहा है और 2 इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है। और वो जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं, अब वो इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, तो अगर इसका मास m है तो जो 2 फ्रेगमेंट है उनका मास क्या होगा, m/2, ठीक है, जिसमें वो डिवाइड हुआ होगा। तो 2 इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है और उसने कहा वन ऑफ देम ट्रेवल्स वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों में से एक तो क्या है, जो एक वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिगर में एक बार दोबारा बना देती हूँ। देखो हमने इसको ऐसे ऊपर को फेंका था, ठीक है, ये 40 kg का था, इसको हम ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे थे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हुई और ये 2 फ्रैगमेंट में टूट गया। और एक फ्रैगमेंट इसका अब कैसे, अब ये 2 पार्ट्स में टूट गया तो एक तो क्या जा रहा है, ऊपर वेलोसिटी से जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड की। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अदर फ्रैगमेंट, तो दूसरे फ्रैगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है उसने, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे u हमें पता है 80 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया m/2 और m/2 के। एक की वेलोसिटी v1 हमें पता है 100, दूसरे की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इसके लिए क्या लगा सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम उसका क्या था, एक्सप्लोड होने से पहले उसका कितना मोमेंटम था, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एक्सप्लोड होने के बाद उसका मोमेंटम कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, 40 kg का है, इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकेंड बाद आफ्टर 5 सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u+80, u उसके लिए 80 था और ऊपर को जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे g, और ऊपर को जा रहे हैं तो -g लेंगे यानी कि -10, और टाइम क्या है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद वो एक्सप्लोड हो गया तो टाइम 5 सेकेंड लिया हमने, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी यहाँ से कितनी आ गई, 80 - 50 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। सो यानी कि जब वो एक्सप्लोड हो रहा है उसके पास वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या अप्लाई करना है कि उसकी एक्सप्लोड होने से पहले उसका मोमेंटम कितना था ये कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सप्लोड होने से पहले उसका मोमेंटम कितना था, उसका मास 40 kg था और उसकी वेलोसिटी 30 थी, तो 40 × 30 1200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल मोमेंटम था। आफ्टर एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, वो 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुआ है m/2 और m/2 के। एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है, तो फाइनल इसका मोमेंटम क्या आएगा, m/2 v1 इंटू प्लस m/2 v2, ये आ जाएगा हमारे पास। m/2 कॉमन ले लिया, v1 + v2, मास 40 था तो 40 / 2 हमारे पास क्या आ गया, 20। वेलोसिटी एक फ्रैगमेंट की हमें दी हुई है जो ऊपर को जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी 2 की हमें निकालनी है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर देंगे हम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना था, 1200 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारा कितना आया, 20 + v2। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1200 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 + v2। सो v2 इज -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब v2 हमारे पास क्या आया है, -40 मीटर पर सेकेंड, और v1 हमारे पास क्या था, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 100 मीटर पर सेकेंड था और ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये माइनस आया, इसका मतलब क्या है, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आई है, 40 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। सो ये 13th क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में DSSB के एग्जाम में आया हुआ था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है। 2 यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी यूज़ हो रही है और इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is given a body of mass 10 kg is placed on a smooth inclined plane। एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है
10 kg, उसको इंक्लाइंड प्लेन पे हमने रखा है. इट इज सपोर्टेड सेपरेटली बाय अ फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड देन बाय अ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन. एक फोर्स तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है और एक फोर्स जो है वो प्लेन के पैरेलल लग रहा है. उन दोनों ने इसको बैलेंस किया हुआ है. ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 हमें बताना है. तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है. अगर बॉडी तो एक ही है तो मास दोनों का सेम ही होगा और ग्रेविटी g की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होगी. तो N1 mg के इक्वल होगा, N2 भी mg के इक्वल होगा. तो N1 N2 क्या हो जाएगा? mg का स्क्वायर. अब मास हमें 10 kg दिया हुआ है, ग्रेविटी भी 10 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर यानी कि 10 to the power 2 का स्क्वायर यानी कि 10 to the power 4. तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. देयर आर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्वेश्चन जूम कर देती हूँ, एक बार अगेन देख लो. देयर आर टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस defined by space and time coordinate x, y, z, t and x prime, y prime, z prime and t prime such that prime system moves with a uniform velocity with respect to unprimed system. The velocity of body measured by two systems are u and u dash respectively. Given below are four set of equation और वेलोसिटी जो है वो x की डायरेक्शन में है. सो यहाँ पे इस टाइप का कुछ दिया हुआ है. ये x, y, z एक्सिस है. ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है. यहाँ पे कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए टाइम हम t लेते हैं. एक सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम. इसके लिए टाइम कोई भी इवेंट यहाँ पे होगा तो हम टाइम t डैश मेजर करेंगे. और ये जो प्राइम वाला सिस्टम है ये इस अनप्राइम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में है. सो ये सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने बीएससी में कंसेप्ट पढ़ा होगा. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का वही वाली सेम इक्वेशंस है. तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है? देखो, जब x के विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है, जो रेफरेंस फ्रेम है वो x के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. y और z के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है. यानी कि यू वाई जो होगा वो यू वाई डैश के इक्वल होगा. यू जेड जो होगा वो यू जेड डैश के इक्वल होगा. यानी कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन विल रिमेन सेम. ओनली चेंज कहाँ पे आएगा? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में. ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज आता है हमारे पास? अनप्राइम सिस्टम में जो है, जो यहाँ प्राइम यू एक्स हम लिखते हैं वेलोसिटी इस वाले सिस्टम में. ठीक है, यू एक्स डैश है ये प्राइम वाले सिस्टम में वेलोसिटी. तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी. तो यहाँ से यू एक्स डैश हमारे पास क्या आ जाएगा? यू एक्स माइनस वी. सो यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाली तीन इक्वेशंस थी जो हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी क्या होती हैं. ठीक है, तो ये देखो कौन से इक्वेशन में दिया हुआ है. यहाँ पे देखो यू एक्स यू वाई वाई के इक्वल, यू जेड जेड के इक्वल. ठीक है, और किसी में एक इसमें दिया हुआ है और एक इस वाली इक्वेशन में दिया हुआ है. ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट होगी. ठीक है, अब इसमें देखो एक में बीच में प्लस साइन दिया हुआ है, एक में बीच में माइनस साइन दिया हुआ है. लेकिन बीच में क्या होता है? माइनस साइन होता है. तो क्यू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो क्यू किस में आ रहा है? हमारा थर्ड में आ रहा है. तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है. देखो यू एक्स प्राइम जो होता है वो यू एक्स माइनस वी होता है. यहाँ प्राइम में ऑप्शन दिया हुआ है. ठीक है, अगर वो यू एक्स करता तो प्लस आता. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन हेयर गिवन. The displacement and time follows the condition x square is equal to pt square plus 2qt plus r और पी क्यू आर यहाँ पे कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन हमारी वेरी कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन. एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कितनी होगी. यानी कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर में कुछ आएगा और वो जो पावर होगी वही एन की वैल्यू होगी. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सी. यहाँ पे क्या है? देखो एक्स स्क्वेयर हमें गिवन है, पी टी स्क्वेयर
प्लस 2QT प्लस आर। सो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट PT² प्लस 2QT प्लस आर। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक बार फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं इसका, हमारे पास क्या आएगा 1/2 अंडर रूट PT² प्लस 2QT प्लस आर। अब जो ये रूट के अंदर है इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2PT प्लस 2Q आ जाएगा। ठीक है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ऊपर 2 कॉमन लेके नीचे 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी PT प्लस Q अंडर रूट में सेम रहेगा PT²/2QT प्लस आर। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक बार टाइम डेरिवेटिव कर लिया विद x का विद रिस्पेक्ट टू t कर लिया, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे d2x/dt², और वो हमारे पास क्या आएगा एक्सेलरेशन। अब वो कैसे करेंगे, इस वाली क्वांटिटी का u/v रूल लगा के, तो क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर होगा, यानी कि PT² प्लस 2QT प्लस आर आएगा नीचे, और ये नीचे वाला जो फैक्टर है ये एज इट इज ऊपर आएगा PT² प्लस 2QT प्लस Q प्लस आर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा यानी कि P माइनस PT प्लस Q एज इट इज रहेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2PT प्लस 2Q/2 अंडर रूट PT² प्लस 2QT प्लस आर, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो हमारे पास ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या थी, यहाँ पे x थी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया x इंटू मल्टीप्लाई में क्या है p माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और तो ऊपर हमारे पास क्वांटिटी क्या बचेगी PT प्लस Q का होल स्क्वायर। अब P भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो उसका स्क्वायर भी कोई कांस्टेंट ही होगा, तो मैंने उसको लिख लिया C, और डिवाइड में क्या है अंडर रूट PT² प्लस 2QT प्लस आर, जिसको हम बोलते हैं x, तो नीचे क्या है हमारे पास x, और डिवाइड में जो ये क्वांटिटी है ये क्या है x²। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आई है वो क्या आई है, इसको x² को दोनों के साथ ले लेंगे तो p/x माइनस c/x³। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन x पे भी डिपेंड कर रही है, x³ पे भी डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम किस पे है x³ पे, तो मैक्सिमम वाली लेंगे तो x की पावर क्या आ गई -3, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3। सो इस टाइप से हमने इसे सॉल्व किया है। सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे -3 आ रही है। सो ऑप्शन हेयर यहाँ क्या होगा हमारा -3 करेक्ट होगा। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ। देखो डायमेंशंस प्लैंक कांस्टेंट की निकालो। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकंड। जूल क्या होती है एनर्जी, यानी कि mL/T-2, और हमारे पास ये सेकंड का क्या होगा टाइम, तो इसकी आएगी mL/T-1। ठीक है, ये होगी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अब उसने कहा है क्या ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, नहीं, क्योंकि एनर्जी इनटू टाइम के इक्वल है, ये तो लीनियर मोमेंटम के इक्वल। लीनियर मोमेंटम क्या होता है mv होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसकी क्या आएगी m, वेलोसिटी की LT-1, सो इसके इक्वल भी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की है, तो इसके इक्वल भी नहीं है। और एंगुलर मोमेंटम की अगर हम निकालें तो क्या होती है mvr, तो LT-1 में एक L और हो जाएगा तो mL/T-1 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सो हेयर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक प्रोजेक्टाइल है, ये हिंदी में क्वेश्चन मुझे मिला है, मैं इसको इंग्लिश में आप लोगों को बता देती हूँ। देखो इसमें क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, एंड
वो क्या कह रहा है कि एक पिंड क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करता है ताकि एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित 5 मीटर की बराबर ऊंचाई वाली दो दीवारों को पार कर सके। यहाँ पे दो वॉल्स हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं, ये 10 मीटर की दूरी पे हैं, 5 मीटर की बराबर ऊंचाई है, 5 मीटर की वॉल्स हैं ये, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 दिया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कितनी दूर चलता है, यानी कि इसकी रेंज निकालनी है। मतलब इंग्लिश वाला जो ये क्वेश्चन था इसका वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 30 डिग्री एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है, और जब हम उसको 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो इन दो वॉल्स को ऐसे क्रॉस कर रहा है। दोनों की हाइट इक्वल कितनी है, h है, ठीक है, दोनों की हाइट सपोज h है, और दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2h हमें गिवन है। देखो डबल है ना, ये 5 है, ये 10 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर हमें गिवन है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दो वॉल्स को एक प्रोजेक्टाइल क्रॉस कर रहा है और उन दो वॉल्स के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को गिवन है, और कुछ इस टाइप का रिलेशन बन रहा है कि दोनों की हाइट h है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2h है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे, ये लर्न कर लो क्या होता है, 2a cot अल्फा बाय 2। इस केस में रेंज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2a cot अल्फा बाय 2, जहाँ पे अल्फा जो है वो ये एंगल है, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और ए हमारे पास क्या है, हाइट, ए हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ वॉल। जिन दो वॉल्स को क्रॉस कर रहे हैं उनकी हाइट जो है वो ए है, ठीक है, ये एच ही मैं डिनोट कर देती हूँ इसको, रुको, ठीक है, इसको मैं एच से ही डिनोट कर देती हूँ, यू कैन लर्न इट इजीली देन, ठीक है, 2h cot अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, देखो क्या होगा, 2 हाइट कितनी गिवन है 5 cot अल्फा बाय 2, अल्फा क्या है 30 बाय 2 क्या आ जाएगा 15, तो ये क्या आ जाएगा 10 cot 15 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 cot 15 डिग्री। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि वॉल्स की हाइट h दी हुई है और वॉल्स के बीच का डिस्टेंस 2h गिवन है, यानी कि हाइट के डबल है, और अगर थीटा एंगल हमें गिवन है जिससे प्रोजेक्ट किया है, दो वॉल्स को प्रोजेक्टाइल क्रॉस कर रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 2h cot अल्फा बाय 2 हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, here the refractive index of glass with respect to air was determined using the paper, rectangular, glass and pin, और ये एक फॉर्मूला है जिससे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है, म्यू इज इक्वल टू पी एयर बाय पी ग्लास, और पी एयर और पी ग्लास हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, and they were measured by a scale whose smallest division was 1 millimeter। smallest division 1 millimeter है, यानी कि लीस्ट काउंट कितना आ गया 1 millimeter आ गया। 1 millimeter का मीनिंग क्या है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर की 2 सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए मैं ये भी सेंटीमीटर में ले रही हूँ। तो लीस्ट काउंट यानी कि जो एरर हमारे पास आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। तो डेल्टा म्यू बाय म्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा वो डेल्टा पी, ऊपर किसका दिया हुआ है एयर का, तो मैं एयर का ले रही हूँ, डेल्टा पी बाय पी एयर का प्लस डेल्टा पी ग्लास का, ठीक है। और जब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज ही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा पी एयर बाय पी एयर प्लस डेल्टा पी ग्लास बाय पी ग्लास इंटू में 100, ठीक है। और ये हमें क्या दिया हुआ है डेल्टा, देखो डेल्टा क्या है, कितना एरर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है 0.1 सेंटीमीटर आ सकता है, और पी ए जो दिया हुआ है वो हमें 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पी जी जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में,
तो हमारा क्या आ जाएगा 0.1/6 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0166, इसको सॉल्व करेंगे तो, और 0.1/4 आ जाएगा 0.025 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 100, सो इट वुड बी 0.0166 प्लस 0.025 इंटू 100, सो इट विल कम आउट टू बी 0.0416 इंटू 100, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.16। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 4.16। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 4.17 दिया हुआ है, तो इसके अराउंड आ रहा है। तो देख लो कैसे किया हुआ है एक बार ये अगेन। रो हमें P एयर बाय P ग्लास दिया हुआ था, और P एयर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, P ग्लास की दी हुई थी। रिलेटिव एरर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा म्यू का हमें फॉर्मूला दिया हुआ था P एयर बाय P ग्लास। ठीक है, तो कैसे करते हैं रिलेटिव एरर, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, हम उनको प्लस में लिखते हैं। तो डेल्टा PA बाय PA प्लस डेल्टा PG बाय PG आ जाएगा, और जो लीस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर था, तो मैंने दोनों 0.1 ले लिए, डिवाइड बाय PA PG की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4.17, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल मूव्स इन 3 डायमेंशन सच दैट पोजीशन टाइम जो है वो इस टाइप से इक्वेशंस दी हुई है हमें x, y और z की। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड पे हमें बताना है कि देखो यहाँ हमें x, y और z की इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, x हमें गिवन है, y हमें गिवन है, z हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो अगर हमें x गिवन है तो इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकल जाएगी x डायरेक्शन में, क्या निकलेगी 2t + 1। इसका एक बार अगेन डेरिवेटिव कर दो, ax निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 2। सिमिलरली y इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम vy निकाल सकते हैं, इसका एक बार डेरिवेटिव करके 2t - 1 आएगा, दोबारा डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन निकल गई y डायरेक्शन में 2। अब z है, z हमें 2 sin πt गिवन है, तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 2 sin πt का क्या आ जाएगा cos πt इंटू पाई, तो 2 पाई cos πt आ जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी z डायरेक्शन में, क्या आएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस 2 पाई एज इट इज आएगा -2 पाई, और इसका साइन पाई टी, और एक और पाई आएगा पाई टी का, तो -2 पाई स्क्वायर साइन पाई टी। अब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। अब ax और ay तो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो 1 सेकेंड है चाहे टाइम कुछ भी है वो कांस्टेंट रहेंगे। और az क्या आएगा 1 सेकेंड पे, यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई क्या होता है 0, तो az हमारे पास क्या आ जाएगा 0, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ax हमारे पास 2 आया है, i कैप प्लस ay क्या आया है 2 j कैप, az हमारे पास 0 है, तो क्या आ जाएगा 2 i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 i कैप प्लस j कैप, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी correct here. I hope this question is clear to you and this video will be helpful for you, and if you like this session please don't forget to like, share and subscribe the channel. Please share the video as maximum as you can, so that the needy people, the people who want to clear this exam will get it. So thank you and have a nice day.